अब हम प्रश्न शुरू करेंगे ये प्राचीन इतिहास के साहित्यकारों से। इतिहास का पिता, फादर ऑफ द हिस्ट्री किसको कहा जाता है? कि पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। यूनानी लेखक हेरोडोटस 5वीं सदी ईसा पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका मुख्य विषय है ग्रीस फारस युद्ध, ग्रीस और फारस युद्ध और फारसी साम्राज्य का विस्तार। साथ ही इसमें 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का विवरण अनुश्रुतियों के आधार पर मिलता है। मैचिंग करवाना है इसको। अष्टाध्यायी ये लिखी है पाणिनि ने, और महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने, जो कि अष्टाध्यायी पर ही लिखा गया भाष्य है। निरुक्त लिखा है यास्क ने, और वार्तिक लिखा है कात्यायन ने। ये आप देख सकते हैं इसको। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त, हम लोग पढ़ चुके हैं। मुद्रा राक्षस लिखी गई है मौर्य इतिहास के मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश इसमें पड़ता है। मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं विशाखदत्त। हम लोग थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई हैं? तो अमरकोश लिखी गई है, ये चारों ही लिखी गई हैं। कामसूत्र, मुद्रा राक्षस और मेघदूत कालिदास की है, अमरकोश अमर सिंह की है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है, और कामसूत्र लिखी है वात्स्यायन ने। इसमें देख लेते हैं इनको। अमर सिंह ने अमरकोश लिखी है, वात्स्यायन ने कामसूत्र, कालिदास ने मेघदूतम और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस। 10 कुमार चरितम है दंडिन की। आगे बढ़ते हैं। सूरदास ने लिखा है सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। दंडिन ने 10 कुमार चरितम, तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्शियम और मेघदूतम। भवभूति ने लिखी है उत्तर रामचरितम, और कुमारदास ने लिखी है जानकी हरणम। 10 कुमार चरितम लिखी है दंडी ने। इसके बाद आगे देखते हैं। कुमार संभवम लिखी है कालिदास ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो कौन सा नहीं लिखा? जानकी हरणम, जो कि लिखा है किसने? कुमारदास ने। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया? तो रघुवंशम लिखा है और मेघदूतम भी लिखा है, रीति शतक नहीं लिखा है। इसको काट देते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालिदास संस्कृत के महाकवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मेघदूतम एक ये गीति काव्य है, रघुवंशम एक महाकाव्य है, जबकि श्रृंगार शतकम शतक त्रय का एक भाग है जिसकी रचना भरतहरि ने की है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन कौन सी लिखी है उन्होंने? मेघदूतम लिखी है, कुमार संभवम लिखी है, ऋतुसंहारम लिखी है, उत्तर रामचरितम नहीं लिखी है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है, जो कि 7 अंकों का है। राम के उत्तर जीवन की कथा है, जहाँ रामायण समाप्त हो जाती है कि जब वो अयोध्या में वापस लौट आते हैं, उसके बाद से इसमें कहानी डाली गई है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किससे संबंधित है? नाट्यशास्त्र से। मैचिंग करवाना है। पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी, वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र, चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, और कल्हड़ ने लिखा है रासतरंगिणी। सेम ही दी हुई है इसमें। आगे बढ़ते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है रासतरंगिणी। कल्हड़ द्वारा रचित रासतरंगिणी किससे संबंधित है? ये कश्मीर के इतिहास के बारे में है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। कल्हड़ की रासतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़बहु किसने लिखी है? वाकपति ने। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। कल्हड़ की रासतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़बहु की रचना वाकपति ने की थी। यह पुस्तक 8वीं सदी में प्राकृत भाषा में लिखित ये एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। फिर से मिलान करना है। तो कपूर मंजरी है राजशेखर की, कालिदास ने लिखी है मालविकाग्निमित्रम, और हर्ष ने लिखी है नागानंद, और भारविनी लिखी है किरातार्जुनीयम। इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, किरातार्जुनीयम किसने लिखी है? भारवी ने लिखी है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में निम्नलिखित में से महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है और इसको आगे लिखा है, तो कौन सी हो जाएगी? पहली तो हो जाएगी किरातार्जुनीयम, है ना, शिशुपाल वध, और कौन सा है? नैषधीय चरितम। ये 3 पुस्तकें हैं जो महाभारत से ली गई हैं, इनकी कथा वस्तु जो है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, इसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नैषधीय चरित श्री हर्ष की कीर्ति का एक स्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग हैं। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य, इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है जो महाभारत से ली गई है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम बृहत्त्रयी कहलाते हैं। विशाखदत्त ने क्या लिखा है? नाटक लिखते हैं। वराहमिहिर खगोल विज्ञानी है, चरक चिकित्सा से हैं, ब्रह्मगुप्त गणित से हैं। इसको मैच करवा लेते हैं एक बार। ठीक है, विशाखदत्त नाटककार थे। मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। इसके पहले रामगुप्त का कोई उल्लेख नहीं है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई हैं। वराहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहत जातक और पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। चरक संहिता चिकित्सा संबंधी शास्त्र है, इनकी प्रसिद्ध कृति है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने लिखा है ब्रह्म स्फटिक सिद्धांत और खंड काद्यक। फिर से मैचिंग है। चरक क्या है? चिकित्सा शास्त्री है। ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी है। ब्रह्मगुप्त गणित, वराहमिहिर ज्योतिषी, विशाखदत्त नाटककार। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभक्त है?
तो कितने हैं? 120 अध्याय और 8 खंड हैं इसके। निम्न में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अमरकोश। अमरकोश रचना अमर सिंह की है, जबकि पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक वराहमिहिर की है। तो वराहमिहिर कौन है? ज्योतिष में है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पे आधारित है? तो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका दिए गए विकल्पों में से यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? कामांधक के द्वारा। राजनीति पर आधारित प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक कामांधक हैं। राजनीतिक विषयों पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं और यह पुस्तक 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। कनिष्क के राज दरबार में आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान चरक निवास करते थे। ये कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। यह औषधि शास्त्र पर लिखी गई प्राचीनतम रचना है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है, ये अर्थशास्त्र के हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रघुवंश, ये ठीक है। भास ने लिखा है स्वप्न वासवदत्तम, ये भी ठीक है। सुबंधु ने कादम्बरी, ये गलत है, ये कादम्बरी जो है बाणभट्ट की है। हर्ष ने लिखा है रत्नावली, ये भी ठीक है। कादम्बरी जो है इसके रचनाकार बाणभट्ट हैं और बाकी सब ठीक है। सुबंधु जो है एक संस्कृत भाषा के कवि हैं और ये वासवदत्ता के रचयिता हैं। मिलिंद पढ़ो, ये क्या है? एक पाली ग्रंथ है। पाली ग्रंथ मिलिंद पढ़ो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद एवं शासक मिनांडर यानी मिलिंद के संवाद हैं, जिनकी भाषा, संवादों की जो भाषा है ना पाली है। तो इसमें पाली ग्रंथ ही उसको एग्जैक्ट मिलिंद के प्रश्न, इसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। तो जैसे प्रश्न किए गए वैसे उत्तर दिए गए। तो ये दोनों की भाषा जो थी पाली थी, इसको इसलिए इसको पाली ग्रंथ ही कहते हैं। बुद्ध ग्रंथ मिलिंद पढ़ो किस हिंद एवं शासक के जीवन पर प्रकाश डालता है? तो मिनांडर। मिलिंद पढ़ो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के स्मृति संवाद का रूप है। वह बौद्ध भिक्षु कौन है? नागसेन। मिलिंद पढ़ो महाराजा मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है। यह किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। तो मूल ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसमें हैं 2 और 4, इसमें आंसर दिया गया है। तो परिशिष्ट पर्वन और 63 लक्षण महापुराण। परिशिष्ट पर्वन जो है ये इसके लेखक हेमचंद्र हैं और 63 लक्षण महापुराण के लेखक चामुंडराय या चामुंडराय हैं। ये जैन ग्रंथ से संबंधित ग्रंथ हैं, जबकि नीति प्रकरण और अवदान शतक बौद्ध ग्रंथ हैं। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो मिलिंद पढ़ो में मिलता है। मिलिंद पढ़ो नामक धार्मिक पुस्तक में कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा पाली भाषा में लिखी गई। इस पुस्तक में नागसेन और हिंद एवं शासक मिनांडर के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पृथ्वीराज रासो ने लिखी चंद्रप्रदाय, ठीक है। बीसलदार रासो लिखी है नरपति ने, ये ठीक है। खुमार रासो करणीदान ने, ये गलत है। शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह ने लिखी है, ठीक है। इसमें देखते हैं, सी गलत है। खुमार रासो जो लिखी गई है वो दलपति विजय द्वारा लिखी गई है। अमीर खुसरो किसके दरबार में है? अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास है चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन है समुद्रगुप्त के दरबार में और बाणभट्ट है हर्षवर्धन के दरबार में। राजतरंगिणी के लेखक कलहड़ के समय शासक कौन है? तो है जयसिंह। राजतरंगिणी के लेखक कलहड़ के समय कश्मीर का शासक जयसिंह 1128 से 1149 ईस्वी तक था। उसी के शासनकाल के दौरान 1148 और 1149 में कलहड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग, 7826 श्लोक। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंग में कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास दिया गया है। कलहड़ की राजतरंगिणी कुल कितने तरंग में है? अभी हमने पढ़ा 8 में। कलहड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो जौनराज और श्रीवर ने। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कलहड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जौनराज और उनके शिष्य श्रीवर ने कलहड़ की राजतरंगिणी के आगे का विस्तार किया। आगे का विस्तार किया मतलब उसमें इतिहास के जो कश्मीर का इतिहास बनता गया वो उसमें जोड़ते गए। सौदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। और कौन कौन सी रचना है इनकी? बुद्धिचरितम और सारीपुत्र प्रकरण, ये दोनों महाकाव्य हैं और ये नाटक है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्ष ने निम्न में से किन रचनाओं का लेखन किया? तो प्रियदर्शिका का, नागानंद का, रत्नावली का, बस। और हर्षचरितम किसने लिखा? बाणभट्ट ने, जो कि हर्ष के दरबारी कवि हैं। निम्न में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई है? तो है प्रियदर्शिका। अभी बता चुके हैं किस पे आधारित है इसकी कथा वस्तु। निम्न में से 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? तो है बृहत संहिता। बृहत संहिता गुप्त काल वराहमिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं नाटककार के रूप में? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर प्रसिद्ध नाटककार थे। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटककारों में भवभूति का नाम प्रमुखतः उल्लेखनीय है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तर रामचरितम।
हस्तिमल्ल होयसल राज्य के प्रसिद्ध नाटककार हैं एवं कन्नड़ भाषा के कवि हैं। इन्होंने विक्रांत कौरव और मैथिली कल्याण समेत अनेक नाटकों की रचना की है। क्षेमेश्वर भी प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने चंडकौशिक नामक नाटक की रचना की है। मैचिंग करवाना है। वृक्षकटकम शूद्रक की पुस्तक है, ठीक है। ये बुद्धचरितम है अश्वघोष की, ये कनिष्क के राजकवि है। मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की, हरिश्चंद्र में बाणभट्ट की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुद्धचरितम बंदोबस्तु नहीं जबकि अश्वघोष ने की है। इसमें बुद्ध के जीवन को सरल और सरस वर्णन मिलता है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गीटे, कांट और वॉल्टेयर से की जाती है। प्राचीन भारत में विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पाणिनि नहीं पतंजलि हैं, आपको याद होगा। पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी हैं। अमरकोश अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये भी गलत है क्योंकि ये हैं विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय से, ठीक है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधी सिर्फ ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फायन ने भी की है। इनकी प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में शामिल है महाकवि कालिदास, महान चिकित्सक धन्वंतरि, खगोल विज्ञानी वराहमिहिर, कोशकार या शब्दकोश निर्माणकर्ता अमर सिंह, वास्तुकार शंकु, चपणक, व्याकरणज्ञ वररुचि, जादूगर बेताल भट्ट और घटपरकर। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध लोग हैं। और चिकित्सकों में आप लोग को क्रम बता देते हैं। ये सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएंगे सुश्रुत, इसके बाद कौन आएगा? चरक, और इसके बाद कौन आएगा? धन्वंतरि, ठीक। तो इनका जो टाइम है वो है 6 से 7th सेंचुरी BC, ठीक है। ये हैं कनिष्क के दरबार में, तो ये हो जाएंगे 1st BC या 1st AD कर लीजिए आप लोग, प्रथम शताब्दी कर लीजिए। और धन्वंतरि जो है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक। आगे बढ़ते हैं। वराहमिहिर, विशाखदत्त, शूद्रक और बिल्हड़। तो देखिए इनको मिलाते हैं। शूद्रक ने लिखी है वृक्षकटिकम, विशाखदत्त ने लिखी है देवी चंद्रगुप्तम, और वराहमिहिर ने लिखी है बृहत संहिता, और बिल्हड़ ने लिखी है, बिल्हड़ का पता नहीं, देख लेते हैं इनका आंसर। गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर की सर्व प्रमुख रचना बृहत संहिता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाखदत्त का है, वृक्षकटिकम शूद्रक का है, और विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ की रचना है, जिसमें कल्याणी के चालुक्यवंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णित है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मिलान करवाना है। इसमें बताना है कि कौन कौन से इसमें सुमेलित है और कौन कौन से नहीं है। तो देखिए देवी चंद्रगुप्तम ये गलत है, ये विशाखदत्त की है, हम सभी को पता है। हम्मीर रासो मिलिंद पढ़ो नागसेन की है। और इसमें आंसर देख लेते हैं। देवी चंद्रगुप्तम लिखी है विशाखदत्त ने, हम्मीर महाकाव्य लिखा है नयचंद सूरी ने, और मिलिंद पढ़ो नागसेन का है। नीति वाक्यामृत है जो है ये है सोमदेव सूरी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ऐसे थे जो उस समय नहीं थे, जो हमारी व्याख्या में नहीं है, जो हमारे नोट्स हैं उसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर देख लेना उचित रहता है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो है पद्मगुप्त का नव साहसांक चरित, ये ठीक है। मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, ये भी ठीक है। उदयपुर प्रशस्ति, ये भी ठीक है। तो ये परमार राजवंश में ये तीनों ही ठीक है, उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत हैं पद्मगुप्त का नव साहसांक चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, C.F. द्वितीय का हिरसोल अभिलेख, भोज के बांसवाड़ा का अभिलेख और वेतमा के अभिलेख, उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति। पद्मगुप्त के नव साहसांक चरित में परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत से बताई गई है। ऐसा बताया गया है कि गुरु वशिष्ठ ने आबू के पर्वत पर एक यज्ञ किया जिसमें से 4 राजपूत जातियां निकली निम्नलिखित युग्मों में से, और ये 7th सेंचुरी के समय के आसपास का यह है जब राजपूतों की उत्पत्ति बताई जाती है इस पुस्तक के अनुसार। कर्पूर बंजरी ये नहीं है, ये राजशेखर की है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है। और कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम। सौदरानंद अश्वघोष की, ये भी ठीक है। और कौन कौन सी है अश्वघोष की? बुद्धचरितम और सारिपुत्र प्रकरण। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद भी होता चला जाएगा। कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष द्वारा नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा की गई है। शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने। पूरा नाम क्या है इसका? अभिज्ञान शाकुंतलम। और कौन कौन से ग्रंथ हैं उनके? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्शियम और अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रथम 2 महाकाव्य हैं रघुवंशम और कुमार संभवम, 2 खंड काव्य हैं ये मेघदूतम और ऋतुसंहारम, और अंतिम 3 नाटक ग्रंथ हैं। मालविका और अग्निमित्र की कहानी, प्रेम कहानी, विक्रमादित्य की प्रेम कहानी है, और ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो है दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, प्रेम कहानी है। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है उनकी? वृक्षकटिकम। किसकी है ये? शूद्रक की। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो कौन है? अग्निमित्र। ये किसका पुत्र है? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, जो कि उज्जैनी का राज्यपाल था उस समय। मालविका जो है वो विदिशा के किसी
विदिशा के प्रमुख की बहन थी, बहन है या बेटी थी किसी की, मुझे ठीक से याद नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। मालकाग्निमित्रम, इनडायरेक्टली। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? भास। इसमें किसकी प्रेम कहानी है? हम पहले बात कर चुके हैं, वत्सराज उदयन जिन्होंने कौशाम्बी बसाया, और वासवदत्ता, वासवदत्ता जो कि इनकी पत्नी है, ठीक है, मतलब पत्नी है बाद में, इनकी प्रेम कहानी है। और ये वासवदत्ता जो है ये किसकी बेटी है? चंडप्रद्योत की बेटी है। और चंडप्रद्योत कौन है? ये हैं अवंती के नरेश। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी। और दूसरी राजधानी क्या है? माहेश्मती। इस तरीके से लिंक करते हुए आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद होता चला जाएगा। दूसरी इनकी पुस्तक कौन है? दूसरी प्रेम कहानी, जो उदयन की दूसरी प्रेम कहानी है वो है हर्षवर्धन ने लिखी है, प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका में किसकी किसकी कहानी है? उदयन और इनकी परिचायिका सागरिका की कहानी है। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्ट करके आप बहुत सारा मैटर याद कर सकते हैं। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रिवेंद्रम से प्रकाशित करवाया। स्वप्न वासवदत्ता और चारुदत्त महाकवि भास की प्रमुख रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? मध्यम व्यायोग। ये IAS 2024 का क्वेश्चन है। प्रश्नगत विकल्पों में मध्यम व्यायोग संस्कृत नाटककार भास की रचना है। काव्यालंकार के रचयिता संस्कृत कवि भामह थे, जबकि संस्कृत व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की। नाट्यशास्त्र नाट्यशाला पर भरत मुनि द्वारा कृत संस्कृत ग्रंथ है। और ये जो ग्रंथ है ना भरत मुनि का नाट्यशाला, इसी में 8 रसों का वर्णन किया गया है। जो हिंदी में पूछा जाता है ना 8 रस बताइए, ये सब रस जो आते हैं श्रृंगार, वियोग इत्यादि, वीर रस। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। ये किस समय के हैं? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि हैं। जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की। इसे गीत का भी कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा में थे? लक्ष्मण सेन, जो कि सेन शासकों का अंतिम शासक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। इसमें फिर से मिलान करवाना है हमको, तो जयदेव जो है गीत गोविंद के हैं। और बताइए आप, इसमें देख लेते हैं हम लोग आंसर को। त्रिविक्रम भट्ट जो है ये नलचंपू हैं, सोमदेव कथा सरित सागर, जयदेव गीत गोविंद और क्षेमेंद्र जो है बृहद कथा मंजरी। आगे बढ़ते हैं, फिर से मिलान है। इसमें देखिए महाभाष्य जो है ये व्याकरण है, ये किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। किस पे? अष्टाध्यायी पे लिखा हुआ है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? ये पाणिनि ने लिखी है। और जो महाभाष्य है व्याकरण पे ये लिखा है पतंजलि ने, जो कि इसी के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। थोड़ा सरल कर दिया उन्होंने। इसके बाद देखिए लीलावती। लीलावती क्या है? ये गणित पुस्तक है। 10 रूपक ये नाटक है, नाट्यकला। और अष्टांग संग्रह जो है आयुर्विज्ञान है। इसकी ज़्यादा व्याख्या दी नहीं है। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से है, 10 रूपक नाट्यकला से है, और लीलावती गणित से है, महाभाष्य व्याकरण से है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह ग्रंथ किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो ये गीता में लिखा गया है। कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। तो कौन है? संगम साहित्य। इसमें व्यापारिक मार्गों की कोई चर्चा नहीं है। संगम साहित्य मुख्यतः सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों से संबंधित दक्षिण भारत की प्राचीनतम साहित्यिक रचनाएं हैं, जो भारत के व्यापारिक मार्गों के संबंध में प्राय मौन है। ज्ञातव्य है कि मिलिंद पर्णों एवं जातक कथाओं में तत्कालीन व्यापारिक मार्गों का विशद वर्णन प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये महाभारत में कहा गया है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। पढ़ चुके हैं इसको पंचतंत्र में। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित है, का 15 भारतीय भाषाओं में और 50 से अधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। फ्रैंकलिन एडगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। यह भारत की सर्वाधिक अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर दानिश नाम से अबुल फजल द्वारा किया गया था। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी है, तो ये लिखी है विष्णु शर्मा ने। किस भाषा में लिखी है? संस्कृत में। इसको मिलाएंगे। शूद्रक है मृक्षकटकम की, कलहण विज्ञान रास्तरंगिणी, और विज्ञानेश्वर का है कातंत्र, विज्ञानेश्वर का है मिताक्षरा, और सरवर्मा का है कातंत्र। इसको देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 अधूरे से हैं, इसको सीधे आंसर में ही देख लेते हैं। ये देखिए, ये जीवन चरित हैं और ये इनके लेखक हैं। तो रामचरित लिखी है संध्या करनंदी ने, नव सामचरित लिखी है पद्मगुप्त ने। इसमें किसका इतिहास मिलता है? परमार का। ठीक है। कुमारपाल चरितम लिखी है हेमचंद्र ने। विक्रमांक देव चरितम लिखी है बिल्हड़ ने, और कलहड़ ने रास्तरंगिणी। आगे बढ़ते हैं, फिर से मिलान करवाना है। इसको सीधे आंसर ही देख लेते हैं इसका। ये UPC से 2024 का है। तो आप लोग इस बात से समझ लीजिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। देवण भट्ट, स्मृति चंद्रिका, हेमाद्री, चतुर्वर्ग चिंतामणि,
माधवाचार्य, पराशर माधव और बल्लाल सेन यानी दानसागर। आगे देखते हैं, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि मिताक्षरी ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। क्या ऐसा है? और भी आंसर, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का दावा कर सकते थे। ये ठीक है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था केवल किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों दोनों की संपत्ति मामलों पर विचार कर सकती है। ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, ये IAS 2021 का क्वेश्चन है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर का टीका है, यानी विज्ञानेश्वर ने लिखी है मिताक्षरा। किस पे लिखी है? याज्ञवल्क्य की स्मृति पे। यह संस्कृत भाषा में लिखित धर्मशास्त्र का ग्रंथ है। दाय भाग की रचना जमीत वाहन ने की है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म की संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित विधि है, अतः कथन एक असत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। इस प्रकार कथन दो सत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, ठीक है ना। तो कौन सी करती है? मिताक्षरा। जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्य के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपना योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कराचार्य। यद्यपि भारत में बीज गणित का ज्ञान काफी पहले विकसित हो चुका था तथा आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने भी कतिपय बीज गणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, तथापि 12वीं सदी के गणितज्ञ भास्कर या भास्कराचार्य बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि को 4 भागों में बांटा गया है: लीलावती, बीज गणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय। लीलावती के लेखक कौन है? गणितज्ञ भास्कर। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। आर्यभट्ट कौन है? तो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट 4वीं से 5वीं सदी के हैं, प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो कौन है? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने अपना आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा, जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। मत्त विलास प्रहसन किसका लिखा हुआ है? ये महेंद्र वर्मन का है। और महेंद्र वर्मन कौन है? पल्लव नरेश है, हमने कल के अध्याय में पढ़ा भी था। मत्त विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम है। इसमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है, यानी कि हास्य नाटक है, जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। ललित विग्रहराज किसकी रचना है? ये सोमदेव की रचना है। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किस बताया गया? किसमें? ये वायु पुराण में। और इसका दूसरा नाम भी है, ये है चित्रोत्पला। ये किसमें बताया गया? महाभारत में, महाभारत के भीष्म पर्व में। महानदी पौराणिक काल से भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक रही है। इस नदी को वायु पुराण में नीलोत्पला और महाभारत के भीष्म पर्व में चित्रोत्पला कहा गया है। इसके अन्य नाम कनकनंदिनी और महाश्वेता भी हैं। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो ये है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति जो 18 प्रमुख स्मृति में से एक है, की रचनाकार मनु द्वारा की गई है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन है? मनु। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। नाट्यशास्त्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो रंगमंच, नृत्य और संगीत कलाओं पर आधारित है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। शून्य का आविष्कार किसने किया? किसी अज्ञात भारतीय ने। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2री सदी में किसी अज्ञात भारतीय द्वारा किया गया। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। शून्य की खोज किसने की? भारतीयों ने। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है। द नेचुरल हिस्ट्री जो है ना, ये प्लिनी की लिखी हुई है। प्लिनी जिसने लिखा है कि रोम का सारा सोना चांदी जो है वो भारत चला जा रहा है, इसने दुख प्रकट किया है। आगे देखते हैं, बाकी देख लेते हैं। लाइफ ऑफ वेनजांग लिखी है लुई ली ने। हिस्टोरियला फिलिप कल पाम्पे इस ट्रोगस ने। द हिस्ट्रीज लिखी है हेरोडोटस ने। देखते हैं द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं प्लिनी द एल्डर। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो है वीणा, जो कि सरस्वती जी बजाती है। दिए गए विकल्पों में से प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। यह प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति और संगीत का भाग रहा है, जबकि सितार, सरोद और तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं। सितार और तबले की खोज जो है ये अमीर खुसरो ने की थी। अब देखिए ये आखिरी चैप्टर है पूर्व मध्यकाल, ये कल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद प्राचीन इतिहास पूर्ण समाप्त हो जाएगा और फिर इसका एक वीडियो आएगा जो कंपाइलेशन होगा सारे चैप्टर्स का, और जो एक ही वीडियो में मिलेगा। अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत। मध्य भारत को अभी छोड़ देंगे और सीधे आधुनिक भारत शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।